हेलो एवरीवन, कैरियर कंसर्ट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन में एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के तहत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और ये टॉपिक है 16 महाजनपद। आज हम लोग 16 महाजनपद अर्थात 600 बीसी 600 ईसा पूर्व के काल का इतिहास देखेंगे, जब बड़े बड़े महाजनपदों का निर्माण हुआ था और उनसे जुड़े तथ्यों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग बात करें 16 महाजनपद की। 16 महाजनपद, ये जो काल है ना, ये 600 बीसी का काल है। 600 बीसी अर्थात 600 ईसा पूर्व का काल है। और हम लोग जानते हैं कि आर्य सभ्यता जो थी वो एक प्रगतिशील सभ्यता थी। 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्य भारत की भूमि पर आए और यहाँ के संस्कृति के साथ मिलकर एक नए संस्कृति का, सभ्यता का विकास किया, जिसे हम आर्य सभ्यता कहते हैं, है ना। भारत में आर्यों का आत्मसातीकरण हुआ। आर्यों ने भारतीय संस्कृति का भी आत्मसातीकरण किया, इसीलिए तो भारत को हम लोग आर्यावर्त भी कहते हैं। तो जब 1500 बीसी में आर्य लोग आए तो वो काल ऋग्वैदिक काल कहलाता है। बिल्कुल कबीलाई स्वरूप, कबीले को जन कहा जाता था, क्योंकि आर्य लोग कबीलों में विभक्त थे। हर एक कबीले का एक नाम होता था और वही उनकी आइडेंटिटी होती थी, जैसे भरत कबीला, पुरु कबीला, कुरु कबीला, है ना। उत्तर वैदिक काल आते आते पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का जन्म हुआ। कहने का मतलब, जहां ऋग्वैदिक काल में 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी का जो पीरियड है, इसमें राजा अपने कबीले का हेड होता था, क्योंकि क्षेत्रीय राज्य का जन्म जो है ऋग्वैदिक काल में नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्य का जन्म हुआ और राज्य को जनपद कहा गया। क्या कहा गया? जनपद कहा गया, है ना। अब साम्राज्यवाद के तहत हर एक राजा का यह उद्योग होता था कि वो अपने राज्य की सीमा को बढ़ाए, ताकि उसे अधिक से अधिक कर प्राप्त हो, राजस्व की प्राप्ति हो, रिसोर्सेज डेवलप हो, है ना। तो यही प्रक्रिया धीरे धीरे चलती गई और 600 बीसी आते आते भारत में बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ, जिसे महाजनपद कहा गया। जिसे क्या कहा गया? महाजनपद कहा गया, है ना। तो 600 बीसी में भारत में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। 16 महाजनपद के विषय में हालांकि कई ग्रंथों में उल्लेख है। जैसे अगर हम बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो अंगुतर निकाय, अंगुतर निकाय, दूसरा दीघ निकाय, तीसरा चूर्ण निदेश। ये सब ऐसे बौद्ध ग्रंथ हैं जिसमें 16 महाजनपद की चर्चा है। हालांकि 2-3 महाजनपद ऐसे हैं जो अलग नाम मिलते हैं, है ना। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की चर्चा है। परंतु इतिहासकारों ने अंगुतर निकाय में वर्णित, बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों को सबसे परफेक्ट माना है, सही माना है। और हम लोग अपने पाठ्यक्रम में अंगुतर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों के विषय में ही पढ़ते हैं, है ना। ये 16 महाजनपद की अगर हम बात करें तो सबसे पूर्वोत्तर में अगर देखा जाए तो सबसे पूर्वोत्तर नहीं, पूर्व में अंग महाजनपद, है ना। 16 महाजनपद में एक अंग महाजनपद, दूसरा मगध महाजनपद, है ना, तीसरा काशी, कौशल, शिरडी, अवंती, सबसे दक्षिणतम भाग में अस्मत,
वत्स, कुशीनारा का मल्ल, यहाँ बर्जी। बर्जी एक इंपॉर्टेंट गणतंत्र था, 8 गणराज्यों का समूह था, जिसकी चर्चा मैं करूंगा। इसके अलावा राजस्थान के क्षेत्र में आए तो मत्स्य और कुरु, कुरु महाजनपद जो दिल्ली के पास था, पांचाल उत्तर प्रदेश में। अरे ये कौशल है। अब हम लोग आगे जाएं तो यहाँ गांधार, और सबसे दूरस्थ अगर हम देखें तो उत्तर पश्चिम में कंबोज महाजनपद। तो ये 16 महाजनपद 600 BC में भारत में थे, और बड़े बड़े राज्य था जिसको महाजनपद कहा गया। अब हम लोग यहाँ जानेंगे 16 महाजनपदों के बारे में, और वहाँ की राजधानी कौन सी थी और वो किस लिए प्रसिद्ध था। इन सब बातों की चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से सामान्य अध्ययन में प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। तो आइए हम लोग महाजनपदों के बारे में सबसे पहले जाने। तो सबसे पहले 16 महाजनपद और उसकी राजधानियों में सबसे पहले जो सबसे पूर्वी हिस्से में महाजनपद था, है ना, सबसे पूर्वी हिस्से में जो महाजनपद था वो था अंग महाजनपद। अंग, है ना। दूसरा मगध, तीसरा वर्जी, चौथा मल, पांचवा काशी, छठा कौशल, सातवां बज्जी, आठवां चेदी, नौवां वत्स, 10वां कुरु, 11वां पंचाल, 12वां सुरसेन, 13वां असमत, 14 गांधार, 15 कंबोज और 16 मत्स्य महाजनपद। तो कुल 16 महाजनपदों का नाम से आप परिचित हुए। अब हम लोग देखेंगे इन 16 महाजनपद में कौन से महाजनपद में कौन महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध शासक हुए, उनकी राजधानी कहाँ थी। आइए हम लोग इस पर गौर करें। तो सबसे पहले हम लोग अंग महाजनपद के बारे में जाने। तो अंग जो महाजनपद है, अंग महाजनपद, उसकी राजधानी थी चंपा। और ये अंग महाजनपद आज के बिहार के जो भागलपुर मुंगेर का जो क्षेत्र है, वही अंग महाजनपद था, जिसकी राजधानी थी चंपा। इसकी राजधानी थी चंपा। और चंपा का एक नाम हमें और मिलता है, मालिनी। मालिनी भी चंपा का नाम है ना। और ऐसा कहा गया है, बौद्ध ग्रंथों से यह सूचना मिलती है कि महागोविंद नामक एक आर्किटेक्ट थे, वास्तुकार थे, उसने ही चंपा नगरी का निर्माण किया था। और मगध के शासक बिंबिसार ने, मगध के शासक बिंबिसार ने अंग महाजनपद के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध में मर्ज कर दिया, मगध में मिला दिया, है ना। अब हम लोग जानेंगे दूसरे महत्वपूर्ण महाजनपद कौशल के बारे में। कौशल महाजनपद, यह भी एक शक्तिशाली महाजनपद था, जिसकी 2 राजधानियां थी। जो उत्तरी कौशल है उसकी राजधानी साकेत थी, और दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। साकेत जो है वो अयोध्या का ही प्राचीन नाम है ना। साकेत अयोध्या का ही नाम है। बुद्ध के काल से पहले कौशल का राजा कंस था। कंस का जो उत्तराधिकारी था वो था महाकौशल, और कंस ने काशी राज्य को भी हराया था। और महाकौशल के पुत्र का नाम था प्रसेनजीत, जो महाकौशल के बाद कौशल का शासक बना। और पुत्री का नाम था महाकौशला, मतलब प्रसेनजीत की बहन थी महाकौशला। और महाकौशला का विवाह जो है मगध के शासक बिंबिसार से किया गया था। और दहेज में बिंबिसार को काशी के कुछ गांव मिले थे, जहां से 1 लाख मुद्रा प्रतिवर्ष, 1 लाख मुद्रा प्रतिवर्ष कर के रूप में बिंबिसार को प्राप्त होता था, है ना। प्रसेनजीत जो था ना, प्रसेनजीत बिल्कुल बुद्ध का समकालीन था। और प्रसेनजीत को बाद में अजातशत्रु ने परास्त किया,
अजातशत्रु ने कौशल राज्य को हराया और उसे फिर मगध ने मिला लिया, है ना। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट महाजनपद के बारे में, काशी। काशी एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद है। उत्तर वैदिक कालीन साहित्यों में भी काशी का उल्लेख मिलता है, और उत्तर वैदिक काल में काशी का एक दार्शनिक राजा हुआ करता था जिसका नाम अजातशत्रु था। यह प्रश्न भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और लोग कंफ्यूजन में मगध मार देते हैं, लेकिन अजातशत्रु नामक एक शासक था काशी का, जो कि विद्वान और ज्ञानी शासक था, दार्शनिक शासक था। महाजनपद काल में ही काशी एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था, मतलब महाजनपद था, जो वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। और काशी की जो राजधानी थी वो वाराणसी थी। वाराणसी जो ये नामकरण है वो दो नदियों का मिलन के कारण, एक तो वरना और दूसरा असी नदी के संगम पर वाराणसी था, और यह नाव जो वाराणसी है ये वरना और असी नदी के कारण है ना। तो और यह महाजनपद जो है, कौशल राज्य ने इस महाजनपद को जीत लिया था। अब आइए हम लोग बात करें एक शक्तिशाली गणतंत्र के बारे में, जो 8 गणराज्यों का समूह था जिसे वज्जी कहा गया। क्या है इसका नाम? वज्जी, है ना। वज्जी 8 गणराज्यों का समूह था, एक शक्तिशाली गणतंत्र था, और जो 8 गणराज्य थे उसमें सबसे प्रधान जो था वो लिच्छवी था, है ना। लिच्छवी सबसे प्रधान था। उसके अलावा विदेह जो मिथिला का क्षेत्र है, मिथिला का विदेह। दूसरा ज्ञानत्रिक, जहां से महावीर जैन बिलोंग करते थे। कुशीनारा का मल्ल, पावा का मल्ल, भोग, उग्र और कुरु, ये 8 गणतंत्र मिलकर वज्जी संघ बना था। एक शक्तिशाली गणतंत्र था जिसकी राजधानी वैशाली थी, और वैशाली जिसकी पहचान आज के बसाड़ से की गई है। कहीं कहीं बसराह नाम भी मिलता है, लेकिन आधुनिक बसाड़ से ही वैशाली की बात कही गई है। और जो वज्जी के बारे में, वैशाली के बारे में बौद्ध ग्रंथ एक पन्न जातक से भी ये सूचना मिलती है कि ये चारों ओर से 3 दीवारों से घिरा हुआ था। वैशाली जो है बहुत ही शक्तिशाली राज्य है, और वैशाली को, वज्जी संघ को अजातशत्रु ने परास्त किया था, और अपने मंत्री सुनिधि और वर्षाकार की मदद से उन्होंने वज्जी पर अधिकार कर लिया अजातशत्रु ने, और वज्जी को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अजातशत्रु के द्वारा वज्जी को मगध में मिलाया गया, है ना। अब हम लोग जानेंगे एक अलग गणतंत्र के बारे में, जो है कुशीनारा का मल्ल। ये गणतंत्र था, इसकी राजधानी जो थी कुशीनारा थी, और ये आधुनिक उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में यह गणतंत्र हुआ करता था। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट महाजनपद के बारे में। अभी तो इसका मल्ल के बारे में ना बता रहे हैं, तो मल्ल के बारे में जानिए एक बात और, कि ये लोग अपने आप को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु के वंशज मानते थे, और यह उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये जो मल्ल थे वो लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु के वंशज थे, चंद्रकेतु के, है ना। अब हम लोग जानेंगे एक बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद के बारे में। अगर मगध के बाद दूसरा कोई शक्तिशाली महाजनपद था तो वो अवंती था। अवंती मध्य प्रदेश में यह स्थित था। इसकी ही 2 राजधानियां थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। उत्तरी की उज्जैन, दक्षिणी की महिष्मती। और बुद्ध के समय यहाँ का शासक जो था वो चंड प्रद्योत, बहुत ही प्रसिद्ध शासक था चंड प्रद्योत, जो महाकात्यायन के प्रभाव में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और चंड प्रद्योत जो था ना, वो बिंबिसार, मगध के शासक बिंबिसार का भी अभिन्न मित्र था। एक बार जब उसको जॉन्डिस हो गया था, पीलिया रोग, तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को इसके इलाज के लिए भेजा था, है ना। और इसी के बेटे पालक ने
वत्स महाजनपद को जीतकर अवंती में मिलाया था। और अवंती चूंकि बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद था, है ना। अजात शत्रु ने अवंती के भय से ही राजगृह का किलाबंदी करवाया था, अवंती के आक्रमण के भय से ही। लेकिन शिशुनाग, जो मगध का शासक शिशुनाग था, शिशुनाग उसने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया। मगध में अवंती को जीतने का श्रेय शिशुनाग को जाता है। अब हम लोग जानेंगे मगध के बारे में। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद था। और मगध जो है वो आधुनिक जो पटना है, गया, आरा, इन सब क्षेत्र में, राजगीर का क्षेत्र, इसमें मगध साम्राज्य फैला हुआ था। और मगध की जो राजधानी थी, प्राचीनतम राजधानी जो थी मगध की प्राचीनतम राजधानी राजगृह थी, जिसका एक और नाम गिरिब्रज भी मिलता है। और बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो गई थी, पाटलिपुत्र, जिसको हम लोग पटना कहते हैं। और इसका एक और नाम कुसुमपुर भी मिलता है। सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध महाजनपद था। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट महाजनपद के बारे में, वो है वत्स महाजनपद। ये वत्स महाजनपद जो है वो आधुनिक उत्तर प्रदेश में प्रयाग जहाँ है, इलाहाबाद, प्रयाग और बांदा डिस्ट्रिक्ट, वहीं पर वत्स महाजनपद था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। और कौशाम्बी जो था ना, वो वाणिज्य व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था इस युग में। बुद्ध के समय में उदयन जो थे वो यहाँ के शासक थे, और बौद्ध धर्म उन्होंने भी अपनाया था, है ना। चेरी महाजनपद, चेरी जो आज का बुंदेलखंड है, वहीं पर चेरी महाजनपद था, जिसकी राजधानी जो थी वो सोथीवती थी। और महाभारत काल में शिशुपाल जो था ना, यहाँ का एक प्रसिद्ध शासक हुआ करता था। कुरु, ये कुरु महाजनपद जो है, जो आधुनिक दिल्ली है, मेरठ है, थानेश्वर का जो इलाका, वहीं पर कुरु महाजनपद था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और यह महाजनपद अपनी बुद्धि और बल के लिए प्रसिद्ध था, बुद्धि और बल के लिए बहुत ही फेमस था कुरु महाजनपद। और कौरव्य, बुद्ध के समय में कौरव्य यहाँ का शासक हुआ करता था, कौरव्य, है ना। अब हम लोग आगे बढ़े, अगले महाजनपद के बारे में जाने भाई। मत्स्य, ये मत्स्य महाजनपद जो है वो राजस्थान के क्षेत्र में था, राजस्थान में, जहां पर आज जयपुर है, भरतपुर है, अलवर है, वहीं पर मत्स्य महाजनपद था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। अगला अगर हम देखें तो सुरसेन, जो आधुनिक ब्रजमंडल है, वहीं पर सुरसेन महाजनपद था, जहां यदुवंशियों का शासन था, है ना। और यहाँ की राजधानी जो थी वो मथुरा थी। नेक्स्ट हम लोग देखें पांचाल महाजनपद, जो आधुनिक बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के क्षेत्र में यह महाजनपद अवस्थित था, जिसकी राजधानी, दो राजधानी इसकी भी थी, अधिक्षत्र और काम्पिल्य। पांचाल महाजनपद की राजधानी उत्तरी पांचाल की अधिक्षत्र, दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य। 14वां देखिए आप लोग गांधार, जो भारत के उत्तर पश्चिम में था, जो आधुनिक पाकिस्तान में जो रावलपिंडी और पेशावर जिला है ना, वहीं पर यह महाजनपद स्थित था। और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला शिक्षा, साहित्य और व्यापार का भारत का सबसे प्राचीनतम केंद्र माना जाता है ना। तो तक्षशिला बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और यहीं के आचार्य थे चाणक्य भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाते थे। दूर दूर से लोग शिक्षा ग्रहण करने यहाँ आते थे तक्षशिला में, है ना। एक और नगर था पुष्कलावती, ये भी एक इंपॉर्टेंट नगर था, पुष्कलावती, गांधार में, है ना। और गांधार के जो राजा थे बुद्ध के समय में, वो थे पुष्कासिरी। कम्बोज, सबसे दूरस्थ, उत्तर पश्चिम में सबसे दूरस्थ
कंबोज जिसकी राजधानी थी आटक, हिंदू कुश पर्वत से लेकर काबुल तक के क्षेत्र में यह राज्य था। ये और यह राज्य जो था, ये महाजनपद श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कौटिल्य ने इस महाजनपद को वार्ता शास्त्रोपजीवी कहा है। वार्ता शास्त्रोप, इसको समझना है, वार्ता शास्त्रोपजीवी। ये क्यों? क्या वार्ता का मतलब होता है कृषि, पशुपालन, मतलब ऐसा गणतंत्र जहां के लोग कृषि, पशुपालन और युद्ध से अपनी आजीविका चलाते थे, उसी को वार्ता शास्त्रोपजीवी कहा गया। और कौटिल्य ने कंबोज गणराज्य को वार्ता शास्त्रोपजीवी कहा है ना। और कंबोज श्रेष्ठ नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और सबसे दक्षिणतम हिस्से में गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र के क्षेत्र में अस्मक गणराज्य था। अस्मक, है ना। और इसकी राजधानी थी पोतना या पोटिल, है ना। तो ये 16 महाजनपद और उसकी राजधानियों से आप अवगत हुए। और महाजनपद काल जो है ना, 16 महाजनपद की अगर हम बात करें तो 16 महाजनपद का सबसे अधिक जो विस्तार हुआ, एक्सपेंशन हुआ महाजनपद काल में, वो गंगा घाटी क्षेत्र में हुआ। मैक्सिमम महाजनपद जो थे वो गंगा घाटी क्षेत्र में थे, है ना। क्योंकि आर्य लोग धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवचन करते चले गए, है ना। तो सबसे अधिक जो विस्तार है महाजनपदों का, एक्सपेंशन जो है, वो गंगा घाटी क्षेत्र में है। 600 बीसी जो है महाजनपद काल, इसको हम लोग सूत्र काल भी कहते हैं, सूत्र काल, क्योंकि इसी युग में सूत्र साहित्यों की रचना हुई। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि महाजनपद काल से पहले जो पढ़ाई लिखाई की जाती थी वो बोल के, है ना, और सुन के शिक्षा ग्रहण किया जाता था। ठीक है। महाजनपद काल में ब्राह्मी लिपि, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि इसी युग में आया। तो अब लिख के पढ़ाई होने लगी, है ना। अकाउंटिंग का काम भी शुरू हो गया। इसीलिए इतिहास में ऐतिहासिक युग जो है वो इसी युग से प्रारंभ माना जाता है। ऐतिहासिक युग, हिस्टोरिकल एज 600 बीसी से ही प्रारंभ माना जाता है, हिस्टोरिकल एज, है ना। और पहला जो विदेशी आक्रमण भी हुआ था ना भारत पर, वो इसी युग में हुआ था, महाजनपद काल में। 558 बीसी में ईरान के शासक साइरस द्वितीय, हखमनी साम्राज्य का यह पहला विदेशी शासक है जिसने भारत पर हमला किया था। तो पहला विदेशी आक्रमण भी इसी युग में हुआ, है ना। और चूंकि अब बड़े बड़े राज्य होने लगे, राजा की शक्ति में इस युग में वृद्धि हुई। सबसे पहले बार राजकीय मुहरों का प्रयोग, ऑफिशियल सील, राजकीय मुहर का प्रयोग भी 600 बीसी में ही प्रारंभ हुआ, है ना। 600 बीसी में। अब राजा का आदेश जो पहले मौखिक होता था, अब राजा का आदेश लिखित रूप से होने लगा। राजा के आदेश को संभाल के रखा जाता था और उससे संबंधित, राजकीय आदेश से संबंधित पदाधिकारी जो थे वो अक्षपटलाधिकृत कहलाता था। इसको ध्यान से आप लोगों को याद रखना है, अक्षपटलाधि। अब चूंकि राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, अब जो राजा का प्रशासन तंत्र वो पहले से और डेवलप हुआ। तो अमात्य नामक जो राजा का पदाधिकारी है, या अमात्य जो मंत्रियों को कहा जाता था, यह सब ये पहली बार प्रचलन जो है इसका 600 बीसी में ही प्रारंभ हुआ, है ना। राजनीतिक क्रांति तो आई, इस युग में आर्थिक क्रांति भी आई, क्योंकि पहला नगरीकरण भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता है। और उसके बाद जो सभ्यता है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, वो ग्रामीण सभ्यता है। लेकिन 600 बीसी में फिर से नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसलिए इस युग को द्वितीय नगरीकरण, अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण भी इस युग में प्रारंभ हुआ, द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया। लौ क्रांति से अब डेवलपमेंट होने लगा, एग्रीकल्चर में भी विपुल अतिरेक की, सरप्लस की प्राप्ति होने लगी। ये इकोनॉमिक एक्सेलरेशन का समय है ना। पहली बार इसी युग में
550 ईसा पूर्व के आसपास आहत सिक्के का प्रचलन, कॉइन्स का, उसके पहले से बार्टर सिस्टम प्रचलन में था, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में था। लेकिन पहली बार किसी युग में आहत सिक्के का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इस युग में चांदी और तांबे के सिक्के बनाए जाते थे, जिसे तारसापर्ण कहा जाता था, जिसे तारसापर्ण कहा जाता। इस समय भूमि की महत्ता बढ़ी। निवर्तन जो था, निवर्तन वो भूमि माप की इकाई थी। एक निवर्तन बराबर 1.5 एकड़ भूमि होता था। तो निवर्तन जो है वो भूमि माप की इकाई होती थी। और इसी तरह से जो यह युग है वो धार्मिक क्रांति का भी युग है ना। मक्खली गोसाल हो, महावीर जैन हो, बुद्ध हो, संजय बेलट्ठी पुत्र हो, अजीत केश कम्बलिन हो, सब इसी युग की देन है। तो 600 BC अर्थात महाजनपद काल अर्थात सूत्र काल क्रांतियों का युग है। तो आज हम लोग महाजनपद काल से परिचित हुए। अगली वीडियो में फिर से हम लोग किसी एक नए रोचक टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। और आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो हमारे चैनल करियर कंसल्ट को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी उपयोगी वीडियो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, सामान्य अध्ययन पॉइंट ऑफ व्यू से आए, वो आप तक सहजता के साथ पहुंच सके। और अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।